पढ़ने में मन में जो आनंद उत्पन्न होता है, जो आनंद उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हाँ, रस कहते हैं। तो नाटक को पढ़ने में, कविता को देखने में जो मन में आनंद उत्पन्न होता है, जो हमें आनंद उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। ठीक है। आप बोलते हैं कुछ और लिखते हैं कुछ और। मतलब नाटक को देखने में, कविता को लिखा ही सही है। नाटक अगर बोली सुन के लिखे कुछ। चलो हो गया। इसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। देखो हम आपको बता दें कि 10 में 2 गो रस पढ़ना है। कौन कौन? एक श्रृंगार रस और एक वीर रस। श्रृंगार रस नहीं, एक करुण रस और एक वीर रस। चलो हास्य रस। तो पहले लिखते हैं करुण रस। करुण, किसी को याद है करुण रस किसे कहते हैं? अरे कभी हम 9 में तुम लोग को पढ़ाए थे यार। विवेक बता रहा है करुण रस क्या होता है। देखो इसका अस्थाई भाव शोक होता है ना। कहोगे जब शोक नामक अस्थाई भाव बी भाव अनुभाव संचारी भाव से मिलता है तो उसे वहाँ पर जो रस की उत्पत्ति होती है उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण में क्या कह सकते हो? मणि खोए भुजंग से जननी, फंसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। एक होता है आपको पढ़ना है हास्य रस। समझ रहे ना? हास्य रस में क्या होता है? जब हंसी नामक स्थायी भाव बी भाव अनुभाव संचारी भाव से मिलता है तो वहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हंसी को दंगा भय नंगा के। शंकर जी के बियाह होता तो मैं सब देवी देवता लोग गइल बा और सब के शंकर जी नंगा बन के देख के हंसता। जब बोले बम्बई में तो नंगा भगवान के पूजा होला। कहना भगवान के तो वे नंगा माने शंकर भगवान। लिखो जब करुण रस की परिभाषा है, जब शोक नामक अस्थाई भाव बी भाव चूसता सन अनुभाव और संचारी भाव से मिलता है। संचारी भाव से तो क्या हो गया? रोशन में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो वहाँ करुण रस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। करुण रस की उत्पत्ति होती है। याद हो गया जी? जब शोक नामक स्थायी भाव बी भाव अनुभाव और संचारी भाव से मिलता है तो वहाँ जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे करुण रस कहते हैं। अच्छा देखो 2 नंबर में आता है। 1 नंबर परिभाषा पर और 1 नंबर उदाहरण। तो उदाहरण भी लिख लेते हैं। देखो मणि खोए भुजंग से जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा फनसा फटक रही थी शीश, फटक रही थी शीश। नीचे लिखना अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। जगदीश मैंने क्या होता है? किया न्याय तुमने जगदीश, हे जगदीश तुमने जगदीश। तुम्हारी खोए भुजंग से जननी, फंसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। लिखो पराग दे। अरे याद भी हो गया होगा अभी। हाँ लिखो हास्य रस में लिखो हास्य रस।
देखो, जब हंसी नामक अस्थाई भाव जब हंसी नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से मिलता है और संचारी भाव से मिलता है तो वहाँ हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो वहाँ हास्य रस की उत्पत्ति होती है। कब होगा? जब हास्य नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से मिलता है। तो उदाहरण में लिख लो, शिष्य पर गंगा हंसे। किसके शिष्य पर गंगा हंस रही है? हाँ, शंकर जी के शिष्य पर गंगा थी ना। तो लिख लो। अरे पंडित लोग सब कुछ ही कहानी वानी के बारे में जानता है। शिष्य पर गंगा हंसे, शिष्य पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे। हाँसी ही को दंगा भय, हाँसी ही को दंगा भय नंगा के विवाह में, नंगा के विवाह। शिष्य पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हाँसी को दंगा भय नंगा के विवाह में। खत्म खेला रस का, दो ही रस आपको पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं अलंकार के पास। का आपको याद है अलंकार किसे कहते हैं? काव्य के शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहता है? हाँ, लिख लो फटाक दे। काव्य के शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। काव्य के शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। ये भी आपको याद हो गया। अब यहाँ पर अलंकार 10 में 3 पढ़ना है। सबसे पहले आपका है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कहोगे कि जब उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है। क्या कहोगे? पहले तीनों को एक तरह पास लिख देते हैं। एक उपमा अलंकार, एक रूपक अलंकार, एक तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, कहोगे तीनों का मैं डिफिनेशन आपको एक बार बोल देता हूँ। उपमा अलंकार में कि जब उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है, जब उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण में लिखना, पी पर पात सरिस मन डोला। कहा था उदाहरण में, पी पर पात सरिस मन डोला। कहो मत भूलना। एक होता है रूपक अलंकार। जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता हो तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण में, चरण कमल बंदो हरि। आप तो पढ़ी है ना, सूरदास का पहला पंक्ति यही है बस, चरण कमल बंदो हरि राय। उसके बाद से उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त किया जाए, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त किया जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आइए भी पढ़ें, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनहु नील मन स्टाइल पर आतुर परियो प्रभात। पढ़े थे बिहारी लाल जी में।
हम आपको ट्रिक बताते हैं कि कैसे कहेंगे। देखो उपमेय उपमान सब में याद रखना, इसमें भी उपमेय उपमान की बात होगी, इसमें भी उपमेय उपमान की बात होगी, इसमें भी उपमेय उपमान की बात होगी। ट्रिक का है, माँ आया है, क्या आया है, माँ, ते में आई समानता, समानता। देखो मैं माँ आएगा तो मैं माँ आ जाएगा, ठीक है। इनमें रूपक कार है, इसमें रूपक, रूपक अलंकार है, तो इनमें आरोप आवेला, इनमें रूपक आ रहा है ना, तो प आइल बा, तो उसमें क्या होता है, आरोप, तो आरोप आ जाता है, तो उसमें भी हम लोग कहते हैं कि रूपक में आरोप होता है, ठीक है। आई में बा उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में बा आधत्त, आधत्त है ना, तो इसमें कहेंगे संभावना, तो संभावना में आधमो आता है, ये ट्रिक होता है। कहोगे सर क्या मालूम है यहाँ पर संभावना होगा कि आरोप होगा, ना समानता होगा, क्योंकि यहाँ पर माँ आया है इसलिए समानता की बात हो रही है। कहोगे इसमें क्या होगा, तो कहोगे हाँ इसमें प आया है, आरोप, आरोप, तो इसमें भी प आया है, तो रूप हो गया बात उसकी। इसमें कहोगे सर इसमें क्या होगा, संभावना होगा, क्या कहोगे, तो हाँ, तो कहोगे इसमें तो उत्प्रेक्षा आधत्त आया है, तो संभावना में आधमो आता है, ये ट्रिक होता है। ऐसा कभी लाइफ में नहीं, हम भी जब पढ़ते थे ना तो भुला जाते थे, तो कहा कि बच्चों को नहीं भुलवाएंगे, बच्चों को ऐसा ट्रिक बता दिया जाएगा कि याद रहेगा। अब बताओ इसका परिभाषा सब लोग बता सकते हो, कितने लोग बता सकते हैं, बोलो तो। अरे उपमेय उपमान की बात होगी कि जब उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की समानता, और यहाँ उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप किया जाता है, भेद रहित आरोप किया जाता है, आरोप की बात होगी इसमें, तो रूपक अलंकार होगा। इसमें क्या होगा, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब बोलो इसका उपमा का, हाँ, जब उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है तो उपमा अलंकार होता है। इसकी क्या बात है, रूपक अलंकार की, भेद रहित आरोप किया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। अच्छा, उपमा अलंकार के उदाहरण में क्या लिखते हैं, पी पर पात सरिस मन डोला, याद करो, पी पर, 5 गो, पी पर पात सरिस मन डोला, 5 गो शब्द का, पी पर पात सरिस मन, अच्छा, पी पर पात सरिस मन डोला, 5 रूपक में आ जाओ, रूपक में आता चरण कमल बंदो हरि राय, 5 गए इसमें भी। अरे भाई जब रूपक बा, रूप के बात बात चरण वाला याद रखना। अच्छा, लोग कहता है कि बाप रे बाप हम भुला गए इसको, तो कहो ना सर इसमें तो प आया ना, तो पी पर पात सरिस मन डोला लिखा जाएगा। इसमें कहा रूपक, तो रूपक मतलब रूप की बात हो रही है, और रूप की बात हो गई तो श्री कृष्ण के चरण की बात हो गई, तो इसे चरण कमल बंदो हरि आएगी। इसमें क्या हो रहा है, संभावना व्यक्त किया जाता है, संभावना का मतलब सोहत, और स से संभावना और स से सोहत, तो ये सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आपे परियो प्रभात। देखो हम बताते हैं, पढ़ाई 2 तरीके का होता है। एक तो ऐसा पढ़ाई होता है कि जो हम लोग पढ़ते हैं उसको केवल लिख लेते हैं, लिख करके रख के छोड़ दिए, उसके बारे में उतना क्लियर जानकारी नहीं हुई। और एक पढ़ाई ये होती है कि पढ़ते हुए ही पूरा तैयारी कर ली जाती है। तो हम यही चाहते हैं कि हिंदी जब पढ़ें तो पढ़ते वक्त ही पूरा तैयारी हो जाना चाहिए उसको, कि आपको घर पर पढ़ने का ना पड़े। हिंदी बहुत आसान सा चीज़ होता है, हम आपको इसलिए पढ़ाते हैं कि आपको ऐसा महसूस न हो कि आप हिंदी में बहुत कमज़ोर हैं। अगर आज इसको नहीं पढ़ाया जाता तो आपके लिए बहुत हार्ड होता है, लेकिन पढ़ा दिया जाता है तो बहुत आसान नज़र आता है। समझ रहे बात को? तो बारी बारी से हम लोग लिखते हैं, पहला हेडिंग बना लो उपमा अलंकार, कोई दिक्कत? आप तो अपने आप से भी लिख सकते हैं, हाँ? चलिए लिखते हैं, सबको याद हुआ? उपमा अलंकार लिखो। जब उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है, जब उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है, जब उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। आप उदाहरण में लिखिएगा, पी पर पात सरिस मन डोला, बहुत सिंपल सी बात आपकी है।
पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर, जिसका नाम है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। अभी आपने कहा जस्ट कि जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया था, लिख लो। जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, भेद रहित आरोप किया जाता है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है। आप उदाहरण में क्या लिखेंगे? चरण कमल बंदो हरि राय। राई होता है ना। हाँ, चरण कमल बंदो हरि राई। हरि माने हरिलाल, हरि माने हरिलाल, हरिलाल माने ईश्वर श्री कृष्ण जी। ये होता है। आज भी याद कर लेना इसको। उत्प्रेक्षा अलंकार कोई बताएगा? समानता हाँ, काहे संभावना कर रहे हैं कि आधा ही में तो आ रहा है ना। अच्छा, ट्रिक कैसा रहा आपका? ट्रिक, हाँ, यही ट्रिक से हम लोग याद करते हैं। चलो लिखो। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। हावड़ा से चल के आएंगे, अच्छा पड़ा मैं उत्प्रेक्षा अलंकार मनाएंगे। अरे मनेगा नहीं, वहाँ जो विद्यालय का चलता है ना, उसमें पढ़ाता है जाता होगा। उदाहरण में बोलो। सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात। सुहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात। मनहु नीलमणि साइल पर। साइल माने है आतपु परियो प्रभात। आप पढ़े थे ना इसको? और कहेंगे कि सर जब श्री कृष्ण पीले रंग के वस्त्र को ओढ़ते हैं तो उनका शरीर बहुत सुंदर दिखाई देता है। ठीक उसी तरीके से कि जब नीलमणि पर्वत पर सूर्य की प्रकाश से किरणें पड़ती है तो नीलमणि पर्वत भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको एक छंद भी बता देते हैं। फटाक लिख लीजिए छंद। आतपु परियो प्रभात, आतपु परियो प्रभात। देखो छंद में हम आपको दो बता रहे हैं। छंद का मतलब होता है कि कोई कविता है, कविता में जो मात्रा लगाई गई होती है, कविता में जो फुल स्टॉप लगाया गया होता है, उसी को छंद कहते हैं। दो आपको छंद पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है, जानते हो का? एक आपको पढ़ना है सोरठा और एक आपको पढ़ना है रोला। ठीक है, तो लिख लेना। किसी कविता में जो मात्रा या अन्य चिन्ह आते हैं
अन्य चिन्ह आते हैं उससे छंद कहते हैं, उसे छंद कहते हैं। आपको क्लास 10 में 2 छंद पढ़ना है, ठीक है ना? कौन कौन? एक सोठा पढ़ना है और एक रोला पढ़ना है। पहला सोठा, दूसरा रोला। अगर आपसे कोई पूछे कि सोठा किसे कहते हैं तो आप कहेंगे कि सोठा, सुनो ध्यान से पहले, सोठा एक सममात्रिक छंद होता है। अपनों में दोहा पढ़े थे, उसी दोहा का उल्टा सोठा होता है। आप कहेंगे कि सोठा में 4 चरण होते हैं, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा 11 मात्राएँ होती हैं, पहला और तीसरा में। दूसरा और चौथा में अब कोनो भी सोठा लिख सकते हैं, जैसे विजय हनुमान नहीं तो चौपाई है ना। किताब में आपका लिखा है, कई तरीके से आप लिख सकते हैं। एक तो होता है कि जो सुमरत सिद्धि होई, गणनायक करियर वदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुद्ध गुण सदन। एक मैं आपको बताता हूँ कि मैं समयो निर्धार प्रभु, मैं समयो निर्धार प्रभु, यह जग कांच कांच सौ, एक रूप अपार प्रतिबिंबवत लखियत जहाँ। सुन रहे क्या बोल रहे हैं? अरे मैं समयो निर्धार प्रभु, यह जग कांच कांच सौ, एक रूप अपार प्रतिबिंबवत लखियत जहाँ। ये आपका क्या है? ये आपका सोठा है। रोला आइए, तो रोला में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएँ होती है। याद कर लेना, 24 होती है, 24 मात्राएँ होती है, ठीक है ना? चलो तो लिखते हैं, लिखते हैं हम लोग। पहले सोठा लिखते हैं। देखो सोठा में 4 चरण होते हैं। सोठा में 4 चरण होते हैं और पहले तथा तीसरे में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती है। 13 मात्राएं होती है। तो सोठा याद, सोठा में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। ये दोहा का उल्टा होता है ना। दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11 मतलब उसका उल्टा होता है। अब सोठा का उदाहरण लिख लो। सोठा का उदाहरण में लिखना, मैं समयो निर्धार प्रभु, मैं समयो निर्धार प्रभु, यह जग कांचो कांच सौ, यह जग कांचो कांच सौ। मैं समयो निर्धार प्रभु, यह जग कांचो कांच सौ, एक रूप अपार, एक रूप अपार प्रतिबिंबवत लखियत जहाँ, प्रतिबिंबवत लखियत जहाँ, प्रतिबिंबवत लखियत
जहाँ। ठीक है, रोला को याद कर लो, उदाहरण भी याद कर लेना कि रोला की बात करते हैं तो रोला में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। रोला में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। 24-24 मात्राएं होती हैं। और जो उदाहरण दिया उसको याद कर लेना। इस तरीके से हिंदी सेकंड इतना हम लोग पढ़ेंगे।